आप जितनी ज़्यादा आपकी स्किन अच्छी होगी, आप देखने वालों को अच्छे लगेंगे। स्किन की केयर आजकल के जदीद दौर में किन जदीद तरीक़ों से हम कर सकते हैं, खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं, बढ़ती हुई जो एज के उम्र के असरात हैं उनको कम कर सकते हैं। कुछ लोगों की स्किन की ख़वातीन की स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। खूबसूरती को इन्हेंस करने के जो जदीद तरीक़े हैं वो आज हम जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये जदीद तरीक़े कितने महंगे हैं, हम किस तरीके को अफोर्ड करके अपनी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। तो जाहिर है ये सब बातें मैं आपको तो नहीं बता सकती, एक स्किन स्पेशलिस्ट, एक माहिर जो है डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट ही हमें बता सकते हैं। तो इसके लिए आज हमने स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, माहिर है स्किन के, इनको अपने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया अपने मॉर्निंग शो में, ख़ास तौर पे डॉक्टर शहबाज अली साहब। थैंक यू सो मच मिस मदिया, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। डॉक्टर साहब, आज आपको इनवाइट किया जी, हम खूबसूरती के हवाले से, अपनी खूबसूरती, वैसे तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, लेकिन खूबसूरती को इन्हेंस करना आजकल के इस जदीद दौर में कौन कौन से जदीद तरीके हैं, क्या बताएंगे आप? मिस मदिया, एक दौर था जब हम लोग जो है वो बड़ी पुरानी बात है, जब शुरू में सुनते होते थे कि रंग गोरा करने के लिए या जो है कोई स्किन का अगर एजिंग के साइंस आ रहे हैं तो उसके लिए जो था वो बोटॉक्स और फिलर्स की बात करते थे। फिर बाद में जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम PRP आया। फिर इसके अलावा और अगर पीछे चले जाएं तो केमिकल पील्स होते थे, आपको याद होगा, फेशियल्स होते थे। फिर इसके अलावा जो है फेशियल बड़ा आया जी 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 बिल्कुल। फिर इसके अलावा जो है लेज़र्स होते थे। लेज़र्स के अलावा अभी स्किन रिजुविनेशन के लिए, स्किन को यानी कि एजिंग से बचाने के लिए आजकल एक नई जो है वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन। आज हम उस पर बात करेंगे। जी जी ठीक है। ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, ये PRP में तो वो कहते हैं ना कि आपके ब्लड में से प्लाज्मा निकाला जाता है, फिर उसको आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है आपकी स्किन के अंदर। ये क्या है रीजनरेटिव? रीजनरेटिव एक्चुअली देखा जाए तो PRP भी जो है वो रीजनरेटिव मेडिसिन का ही एक कॉम्पोनेंट है। आपके ही ब्लड सेल्स जी 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 बिल्कुल एग्जैक्टली। इसमें हम जो रीजनरेटिव मेडिसिन है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपकी अपनी बॉडी का ऐसा पार्ट लिया जाए जो कि आपकी जहाँ पे एजिंग हो गई है उस हिस्से को रीजनरेट कर दे, उस हिस्से को दोबारा बना दे। इसी उसूल सर्जरी की शक्ल में? नहीं, दिस इज नॉट सर्जरी। ये इसको कहते हैं मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर। मिनिमली इन्वेसिव का मतलब होता है जो सर्जरी भी नहीं होता और जो होता है बिल्कुल सर्जरी से थोड़ा सा आप कह लें सर्जरी से दूर, लेकिन जो आम जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं उसके। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे क्लिप्स हैं, ऐसी वीडियोस हैं जी जी, बाहर के कंट्रीज़ में हम देखते हैं, अरेबिक कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे ज़्यादा ट्रेंड है जो मेरी नॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने वो जो सर्जरी ये सारा जो प्रोसीजर ये जितने भी होते हैं ये करवाती हैं, उन्होंने पट्टियाँ पूरे फेस पे बांधी हुई होती है, स्टिचेस लगे हुए होते हैं, यहाँ से पूरा ये टाइट हुआ होता है, ये स्टिचेस लगे होते हैं, ये मतलब वो तो पूरे ऐसे जैसे वो खुदा न खासा वो जो किसी का सिजेरियन होता है तो वो टांके नहीं लगते थे पहले ज़मानों में। एग्जैक्टली ये जो है ना ये एक चीज़ होती है उसको कहते हैं फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट का मतलब है जब 50s के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ढलक जाती है, आपकी स्किन के लचक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसको जो है वो फिलर से भरना मुश्किल हो जाता है। तो स्किन के फोल्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। फिर एक्सेसिव स्किन को काटा जाता है, उसके नीचे जो मसल्स होते हैं उनको काटा जाता है या उनको टाइट किया जाता है, और उनको फिर जब काटा जाता है तो फिर पूरा ऐसे सिल दिया जाता है, जैसे सिलाई करते हैं। बिल्कुल यहाँ से लेके ये कानों के पीछे से और ऐसे बनाया जाता है, स्किन की क्रीजेस के लॉन्ग बनाया जाता है ताकि वो निशान नजर ना आए। ज्यादातर हेयर लाइन के साथ बनाया जाता है और ये कान के आगे या पीछे की तरफ लगाया जाता है स्टिच। तो वो एक्चुअली उस वक्त होता है जब एजिंग जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, जब आप फिलर्स या बोटॉक्स से या जो दूसरे थ्रेड्स वगैरह हैं या लेजर्स वगैरह हैं उससे जब काम नहीं हो पाता तब हम रिकमेंड करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की तरफ चले जाएं, फेस लिफ्ट की तरफ। वो प्लास्टिक सर्जरी है जी, दैट इज प्लास्टिक सर्जरी। रीजनरेटिव मेडिसिन जो है इसमें हमारे पास 3 तरह की जो आजकल हम लोग चीजें कर रहे हैं वो आ रही हैं। एक इसमें आ रहा है जैसे आपने बात की PRP आ रहा है। PRP में
जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, तो ब्लड की कुछ लेयर्स बन जाती हैं। उसमें हम लोग प्लेटलेट्स जो हैं, प्लेटलेट्स में हीलिंग पावर होती है, प्लेटलेट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको हम जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हम इंजेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फेस पे हमें फाइन लाइंस हो गई हैं। फाइन लाइंस का जो असल रीज़न है वो ये है कि अंडरलाइंग हमारी स्किन के अंदर एक चीज़ पाई जाती है, उसको कहते हैं कोलेजन, और एक चीज़ पाई जाती है उसको कहते हैं इलास्टिन। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी जो है गुजरती जाती है, कोलेजन भी लॉस होता है, इलास्टिन भी लॉस होता है। तो जो प्लेटलेट्स हैं उनके अंदर हीलिंग पावर्स अल्लाह ताला ने रखी हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर रीजनरेशन पैदा कर देते हैं। रीजनरेटिव मेडिसिन इस वजह से इसको कहा जाता है कि हमने अपने ही प्लेटलेट्स लिए, उनको एक जगह पे इंजेक्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे इलास्टिन और जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। तो वहां पे स्किन टाइटनिंग हो जाती है। ये तो हो गया पीआरपी। ये पीआरपी हो गया। इसी तरह पीआरपी से हम कई और भी काम ले सकते हैं। सबसे पहले आप बिलीव नहीं करेंगे, सबसे पहले जो पीआरपी यूज हुआ था दैट वाज फॉर जॉइंट्स। जो हमें नी पेन होता था, नी के अंदर कार्टिलेज होती है, बुरबुरी हड्डी जिसको कहते हैं, वो टूट जाती है। उम्र के साथ साथ नी के अंदर पीआरपी डाला गया। तो जब नी के अंदर पीआरपी डाला गया तो देखा गया कि उसने वो कार्टिलेज को बेहतर कर दिया। सही। क्योंकि इसके अंदर हीलिंग पावर है, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, तो इसने उसको भी ग्रो करवा दिया। फिर डेंटल वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पीआरपी। वो इसकी जेल बनाते हैं, जो दांत लगाते हैं या जो वो गम को जब कट करते हैं तो उसके अंदर वो पीआरपी को पैक कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, पीआरपी की वजह से जो जख्म होता है वो जल्दी हील हो जाता है। इसके अलावा जो क्रोनिक अल्सर्स होते हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे होते, जख्म वगैरह टांगों पे या बॉडी पे कहीं भी, हम लोग उसके ऊपर भी पीआरपी छिड़क देते हैं। उससे भी पीआरपी क्या करता है, उसको हील करवा देता है। तो हमारी बॉडी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये गैंग्रीन के जो पेशेंट होते हैं, खुदा न खास्ता बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं, शुगर के ऐसे पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी नहीं, गैंग्रीन एक्चुअली गैंग्रीन की जो साइंस है दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्योंकि गैंग्रीन ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जो आपका नॉर्मल टिश्यू है वो डेड हो जाता है। वहां तक खून की सप्लाई पहुंच नहीं पा रही होती। तो जब वहां से खून की सप्लाई कट ऑफ हो गई है, वहां पे स्किन जो है वो भी ख़त्म हो गई है, मसल भी डेड हो गया है, और जो साथ उसका सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो भी डेड हो गया, तो हम उसको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते। जी, लेकिन अगर सिर्फ बात हो कि स्किन वो हुई है डेड, तो वो उसको किया जा सकता है। उसके लिए स्किन ग्राफ्टिंग होती है, एक जगह से स्किन लेके वहां पे लगा देते हैं। जी, तो वहां पे वुंड हीलिंग में पीआरपी यूज किया जा सकता है। सिमिलरली जो आगे हम बात कर रहे थे रीजनरेटिव मेडिसिन में कि आगे और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, उसमें एक और चीज बड़ी कॉमनली दुनिया भर में यूज हो रही है, वो हम लोग देखते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल जो है एक्चुअली एक वो सेल है, जब हम माँ के पेट में थे, जब हम पैदा हुए थे तब एक सेल था, और उस एक सेल ने हमारी आंखें भी बनाई, हमारा चेहरा भी बनाया, हमारे बाल भी बनाए, हमारी बॉडी का हर ऑर्गन बनाया, दिल बनाया, गुर्दे बनाए, सारा कुछ, टांगे, हड्डियां, एक उस सेल ने सारी बॉडी बनाई। जी, वो डिवाइड होता गया, तो वो फिर डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। अल्लाह ताला ने किसी को क्या काम दे दिया, किसी को क्या काम दे दिया। साइंस ने उस स्टेम सेल को आइडेंटिफाई किया। वो स्टेम सेल जो है आम तौर पे लिया जाता है, या तो जो बैकबोन होती है वहां से लिया जाता है, अच्छा, या जो है फिर हड्डियों का गूदा जो होता है उसके अंदर से लिया जाता है, या उसको लिया जाता है जो फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स के साथ बहुत सारे स्टेम सेल्स होते हैं। पेट से थोड़ी सी फैट ली जाती है या थाई से फैट ली जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर से फिर स्टेम सेल्स को सेपरेट किया जाता है। इंजेक्शन के थ्रू बॉडी से निकालते हैं? जी बिल्कुल, इंजेक्शन के थ्रू भी निकाला जा सकता है, या इतना लंबा जैसे लाइपोसक्शन करते हैं, उससे काफी हद तक ये आसान दे काम है। अच्छा, इतना हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा सुन किया जाता है, इंजेक्शन से वहां से निकाल ली जाती है फैट। तो इतना बड़ा ये वो सर्जरी नहीं है, सर्जरी नहीं है। तो फैट लेके उसको फिर प्रोसेस किया जाता है कुछ केमिकल्स के साथ, उसमें फैट सेल्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है, और जो
स्टेम सेल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है। उस स्टेम सेल्स पे आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। वो स्टेम सेल्स जो हैं अगर स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाएं तो क्या करते हैं, जो आपके हेयर लॉस हो गया होता है, इवन के मर्दों में गंजापन जो है उसकी बीमारी के लिए स्टेम सेल्स को डाला जाता है। तो वो स्टेम सेल की करैक्टरिस्टिक है कि जहाँ पे आप उनको डालेंगे तो वो उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ग्रो करवा लेंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल स्किन पे फाइन लाइंस आ गई हैं, आप स्किन को फाइन लाइंस को ट्रीट करना चाहते हैं, या अल्लाह ना करे किसी के एक्नी स्कार्स बने हुए हैं, या किसी के जो है चिकन पॉक्स के स्कार्स बने हुए हैं, या जो है किसी का बर्न हो गया है, तो उसके अंदर स्टेम सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। सही। तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, वहां पे नॉर्मल टिश्यू जो होता है उसको ग्रो कर देते हैं। तो इस वजह से स्टेम सेल्स का आजकल बहुत ज्यादा हाइप जो है वो आ गया है। आजकल स्टेम सेल्स का दौर आ गया। स्टेम सेल्स के ऊपर इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है कि जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जिनको फालिज हो गया है, उनके अंदर भी स्टेम सेल्स जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। अच्छा। और वो उनकी सारी बॉडी में, किसी को लकवा हो गया जैसे, जी 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 बिल्कुल। इसी तरह बच्चों में कुछ बीमारियां आती हैं जैसे ADHD, ऑटिज्म, के बच्चे जो है उनकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, बच्चे जो हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, या बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे की बॉडी का ही वो सेल्स लेते हैं उसमें। जी 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 एग्जैक्टली। ठीक है। तो वो जो स्टेम सेल्स हैं, सही, वो इंजेक्ट किए जाते हैं। मतलब ये जो स्टेम सेल्स, जो तरीका इलाज आप हमें बता रहे हैं, इसमें कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? अब चूंकि ये जो है ह्यूमन ड्राइव्ड है, और ये सेल जो है बाज़ औक़ात तो अम्बिलिकल कॉर्ड से भी लिया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड से मुराद मेरी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से लिए जाते हैं। इस वजह से इनका साइड इफ़ेक्ट ना होने के बराबर है। ये आम आदमी से भी लिए जा सकते हैं, प्लेसेंटा से भी लिए जा सकते हैं। अगर बच्चे हैं, बच्चों में चूंकि उनमें फ़ैट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि कमर्शियली जो बड़ी बड़ी फार्माज हैं वो हॉस्पिटल से प्लेसेंटाज लेती हैं, ह्यूमन बॉडी के जो भी प्लेसेंटा, चूंकि आगे हम लोग ज़ाया कर देते थे ना, प्लेसेंटा में हीलिंग पावर्स होती हैं, उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, तो वहाँ से स्टेम सेल्स लेके उसको आजकल रीजनरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। ओके जी। और ये थर्ड कौन सा आप बता रहे हैं? जी, थर्ड एक और चीज़ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है, उसको एक्सोसोम्स कहा जाता है। एक्सोसोम्स जो है वो उसने धूम मचा दी है मार्केट में। बाज़ लोग जो गंजे थे, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते थे, उनको जब एक्सोसोम्स, ट्रांसप्लांट थोड़ा पेनफुल भी है, और इसके अलावा बाज लोग जो है ब्लेड से डरते हैं, बाज लोग जो है इंजेक्शन लगने से डरते हैं। उसकी जो केयर करनी पड़ती है वो बहुत जरूरी है, बड़ी जरूरी है। और 8 महीने 9 महीने जो है बालों को आने में लगते हैं। बाज औकात बाल जो हैं वो आपकी उस तरह से नहीं आते रिक्वायरमेंट होती है जो आपको बताया जाता है। फिर दूसरी बात ये कि उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा 5000 या 6000 जो है वो बाल लगा सकते हैं, जबकि हमारी स्कैल्प के ऊपर यहाँ पे 50,000, 70,000, 1 लाख इतने बाल जो है वो ले सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है फिर। तो लेकिन हम लोग 5000 या 6000 से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि एक्सोसोम्स जो हैं जब वो इंजेक्ट किए जाते हैं, वो आपका जो बाल गिर भी गया होता है उसका कोई ना कोई स्टेम सेल वहाँ पे पड़ा होता है, तो वो उसको दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे बाल दोबारा ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये मे बी इन अ ईयर, मे बी इन 2 years, तो कि हमें जो है ट्रांसप्लांट को क्विट करना पड़ेगा। और हम ये एक्सोसोम्स पे या स्टेम सेल्स पे हम लोग सुन रहे हैं जी, उनके लिए अच्छी हम लोग एक्सोसोम्स पे या स्टेम सेल्स पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह जो फाइन लाइंस या जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, मैं इसी तरफ आना चाह रही थी, उनके लिए भी एक्सोसोम्स का इस्तेमाल जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता वो भी बूस्ट हो रहा है। तो एक दौर वो भी आएगा। जैसे मैंने कहा कि हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है 1-2 सालों के अंदर, माजी की बात हो जाए। इसी तरह हो सकता है कि फिलर्स और बोटॉक्स जो हैं वो भी आउट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, फिलर्स और बोटॉक्स की आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये कंटिन्यू हमें करना पड़ता है इसको 6 months ये फिलर और बोटॉक्स? और जी, फिलर्स और बोटॉक्स तो जी, फिलर्स और बोटॉक्स तो थ्रेड वाला जो जी एग्जैक्टली, फिलर्स बोटॉक्स और थ्रेड्स जो हैं
वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो जज़ब हो जाता है। इस वजह से उनकी मेंटेनेंस तो जरूरी है। थ्रेड्स का भी यही है, थ्रेड्स की लाइफ है, कुछ की 6 मंथ्स है, कुछ की 3 इयर्स है। वो डिपेंड करता है आप कौन से वाला थ्रेड डलवा रहे हैं। बाज 3 इयर्स में होते हैं, बाज जो है वो 6 मंथ्स में। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? साइड इफेक्ट ऐसा तो नहीं होता, लेकिन प्रोसीजर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात आपको पानी भी जो होता है उसकी भी एक्सेस से बाज़ औक़ात नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से कोई प्रोसीजर जो है वो सेफ नहीं है। हर प्रोसीजर के ड्रॉबैक जरूर होते हैं। जी ठीक है। फाइन लाइंस की आप बात बता रहे हैं, झुर्रियाँ, और हमारे यहाँ तो हमारे जहाँ जिस खित्ते से हम बिलोंग करते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि आप खुश्की बहुत ज़्यादा, और अब तो आप भी नोटिस कर रहे होंगे, आपके पास बल्कि पेशेंट्स भी आते हैं, केसेस भी, खुश्की, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा है बॉडी के ऊपर, और उसकी वजह से रिंकल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। झुर्रियाँ हमें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, उम्र से पहले ही पड़ जाती हैं, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे आपने कहा, बड़ी अच्छी बात की आपने कहा कि ड्राइनेस और झुर्रियाँ, ड्राइनेस ही जो है वो काफी सारी आंखों के ये हमारी सबसे पहले तो हाइड्रेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। हाइड्रेशन के लिए पानी पीना, जो कि हमें मौत लगता है कि हमें लगती है तो हम पानी पीते हैं। हाँ जी, और जो वो प्यास लगती है तब हमें थोड़ा सा हमने पानी पीना है, और जो है और हमने कहना फिर हमारी स्किन भी प्लम्प रहे। पानी की एक तो क्वांटिटी बहुत अच्छी करनी पड़ती है, फिर उसके अलावा जो दूसरी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डिहाइड्रेट करती हैं, उनमें क्या आता है, उनमें कॉफ़ी आती है, उनमें चाय आती है, उनमें स्मोकिंग आती है। ये चीज़ें हमें डिहाइड्रेट करती हैं। मीठा हमें डिहाइड्रेट करता है, कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो हमें डिहाइड्रेट करती हैं, उनकी वजह से हमें पेशाब ज़्यादा आता है। तो ऐसी चीज़ें जो हमें डिहाइड्रेट करती हैं उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जो हमें हाइड्रेट करती हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो हमें ज़्यादा लेने चाहिए। फिर इसके अलावा सैलड, ग्रीन जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए। फिर उसके अलावा अगर इन चीज़ों से भी आपकी जो है वो बॉडी ठीक नहीं हो रही, एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो रही, तो फिर हमें जो है दूसरे प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए, जिसमें जैसे मैंने अभी बात की, PRP की तरफ जा सकते हैं, स्टेम सेल्स की तरफ जा सकते हैं, फिर हम एक्सोसोम्स की तरफ जा सकते हैं। वो झुर्रियों के लिए बोटॉक्स और इनके अलावा भी और भी कई डॉक्टर साहब, यही सारे ट्रीटमेंट्स आप जो बता रहे हैं, ये क्या वेट लॉस के लिए भी, हम बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट, हम ओवरऑल नहीं, हम पतला होना चाहते हैं कि भाई सारा बॉडी की कुछ स्पेसिफिक हमारी पार्ट्स हैं जहाँ से हम फैट को अगर कम करना चाहते हैं? जी, डायरेक्टेड थेरेपी होती है वेट लॉस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल पेट से अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने बात की, फैट लॉस के जो है कई मेथड्स हैं वेट लॉस के। उसके लिए एक हाइफू है, फिर इसके अलावा एक सर्जरी है वो यूज़ की जा सकती है। फिर इसके अलावा जो है जो लाइपोसक्शन है वो यूज़ किया जा सकता है। लाइपोसक्शन तो बड़ा, फिर इंजेक्शंस हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इंजेक्शंस आजकल लग रहे हैं, वो मुझे उसका नाम जी, वो सारी बॉडी से जो आप बात करना चाह रही हैं वेट लॉस के, ओज़ेम्पिक, लेकिन वो इंजेक्शन, यस, जो ओज़ेम्पिक है वो फुल बॉडी जो है उसके लिए है, फुल बॉडी से फैट लॉस के लिए है। फुल बॉडी वो ऑटोमेटिकली सारा हो जाता है, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो आपको एक इंजेक्शन नहीं, वो आपको आफ्टर 3 कंटिन्यू रखना जी जी, वीक के बाद उसकी डोज होती है। और वो आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। जब आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके टेपर करते हैं, खत्म कर देते हैं। जी, आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करते हैं। लेकिन उसके साथ भी फिर आपको बाद में मेंटेनेंस के लिए फूड आपका बेहतर करना पड़ता है, एक्सरसाइज पे आपको स्ट्रेस देना पड़ता है। लेकिन ये जो इंजेक्शंस हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली ये एक्चुअली आया था फॉर शुगर के पेशेंट्स के लिए आया था। लेकिन उसका एक एडेड बेनिफिट देखा गया कि ये वेट को भी कंट्रोल करते हैं। तो इस वजह से ये ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए जिनका वेट जो है वो अनएक्सप्लेन्ड बढ़ता है, या जिनका शुगर की वजह से वेट बढ़ता है। इसमें वो किडनीज पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ता? जी बिल्कुल, ज़्यादातर इसके जो हैं वो लिवर रिलेटेड या जो है पैंक्रियाज रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं, वो अगर ये ट्रीटमेंट आपको दे रहा है तो ऑब्वियसली वो फिर उसको बाकायदा टेलर करेगा। उसका वो मंथली जो है टेस्ट होते हैं, LFTs करवाए जाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट करवाए जाते हैं, सीरम अमाइलेज करवाया जाता है, वो सारा कुछ फिर उसको वो देख के उसकी डोज बढ़ाते हैं। अच्छा, एक कोलेजन के बारे में आप बता रहे थे हमारी बॉडी के अंदर आजकल, उसके लिए तो मार्केट में एग्जैक्टली कोलेजन पाउडर का बहुत ज़्यादा है, सप्लीमेंट्स, वो फार्मूलाज भी मिल रहे हैं। वो किस हद तक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ख़वातीन को? मैंने तो कभी ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कुछ अगर तो आपकी खुराक अच्छी है तो उसमें कोलेजन हमारा खुराक क्या, हम लोग के जो टाइम इतना हेक्टिक स्केड्यूल्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक मील ले लिया आप डे में,
रेड मीट कॉफी बार बार पी ली जी, जो रेड मीट है एक्चुअली वो अगर आपकी खुराक में शामिल है, या जो जैसे हम ब्रॉथ कहते हैं, यखनी जिसको कहते हैं, हाँ, यखनी। अगर वो हम लोग ले रहे हैं तो हमें फिर आमतौर पे कोलेजन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोलेजन के सप्लीमेंट्स अगर हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन उसके अंदर है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। उसका पाउडर, उसके टैबलेट्स, वो सारा कुछ आजकल जो है वो सही होता है, फैशन में है और उसके फ़ायदे भी हैं। एक्चुअली स्किन के अंदर ही नहीं, जो है हमारे जॉइंट्स के अंदर भी कोलेजन चाहिए होता है। बाकी जितने हमारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं वहाँ पे भी कोलेजन चाहिए होता है। कोलेजन हमारी सारी बॉडी के अंदर चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शहबाज अली साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। आपने जितने भी जदीद तरीका हमारी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, वेट लॉस के लिए जो जो तरीक़े हैं मार्केट में अवेलेबल, उन्होंने बताया कि कौन कौन से तरीक़े। लेकिन एट दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी डिबेट यही है कि साइड इफ़ेक्ट, उन्होंने कहा है कि 100% गारंटी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट का चांस है कहीं ना कहीं। तो क्यों ना जो कुदरत ने हमें खूबसूरती दी है, हमें ब्यूटी दी है, हमें जो सेहतमंद ज़िंदगी दी है, हम उसकी कदर करें, अपनी खुराक, अपनी रूटीन, अपनी एक्सरसाइज जो है उसको बेहतर बनाएं, तो ऑटोमेटिकली कुदरती तरीके से फिट रखें खुद को और खूबसूरत भी रखें।